आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये धनबाद लोकसभा के बारे में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण है बाबूलाल जी का कल एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि धनबाद से जो उनके प्रत्याशी हैं अच्छे आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं और मेरे बारे में उन्होंने कहा कि सरजू राय कोई जज नहीं है कि फैसला दे देंगे। तो मेरा यही कहना है कि ठीक है, मैं तो जज नहीं हूँ, मगर कुल मिला के जो 50 आपराधिक मुकदमे उनके धनबाद के प्रत्याशी पर हैं, उनमें से 4 मुकदमों में 4 जजों ने अलग अलग फैसला दिया है। 3 ने 1-1 साल का और 1 ने 1.5 साल की सजा सुनाई है। तो ये तो चारों जज हैं ना, कि इनके बारे में भी शंका है कि ये जज नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने एक जजमेंट दिया जो 2005 का है और ये प्रकाशित जजमेंट है के प्रभाकरन बनाम पी जयरामन, 11/1/2005 का जजमेंट है। इसके कंक्लूडिंग पार्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड क्लियरली that in view of section 8(3) of Representation of People Act 1951, the applicability of the expression sentence to imprisonment for not less than 2 years would be decided by calculating the total term of imprisonment for which the person has been sentenced. सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कर रहा है कि जो सेक्शन 8(3) है भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम का, जो ये कहता है कि 2 साल से अधिक सजा हो जाने पर आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी गणना एक व्यक्ति के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं सबों में हुई सजा को लेकर किया जाएगा। तो सभी सजा को जोड़ दीजिए उनके धनबाद प्रत्याशी के बारे में तो 4.5 साल हो जाता है। तो ये जजमेंट तो जज का ही है, जजों का है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का है। ठीक है, मैं जज नहीं हूँ, बाबूलाल जी भी जज नहीं है, मगर रोज जजमेंट पास करते रहते हैं हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के बारे में, ईडी के बारे में। पर ये सब तो ये 5 सुप्रीम कोर्ट के जज और 4 फैसला सुना रहे हो, ये तो जज हैं, इनके बारे में कोई शंका हो तो माननीय बाबूलाल जी बता दें, इन पर अपील हो सकती है, उसकी स्थिति बता दें। दूसरा क्या है कि हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने एक PIL के बारे में, जिसे धनबाद के ही किसी व्यक्ति ने दायर किया है, उसको डिस्पोजल करते हुए ये फैसला दिया है कि ढुल्लू महतो विधानसभा सदस्य के ऊपर जो आरोप है PIL में, इसकी जांच ED करे। और ED ने उस आदेश के अनुसार 2023 के फरवरी में ही ECIR दायर कर दिया है और झारखंड हाई कोर्ट को एफिडेविट देकर बता दिया है कि हमने ECIR दाखिल कर दिया है, अब इसकी जांच प्रगति पर है। तो बाबूलाल जी ED की बहुत सारी सूचनाओं को बताते रहते हैं, तो उनको बता देना चाहिए कि भाई ECIR में ED किस हद तक आगे बढ़ी है। मेरी जानकारी के हिसाब से ED ने पर्याप्त सूचनाएं इकट्ठा की हैं इस ECIR पर। अब वो बता दें इसके बारे में कि जिस जज ने उनके ऊपर ED की जांच कराने के लिए कहा है हाईकोर्ट का, वो तो जज है कम से कम।
अब मुझे कुछ और मिले हैं, 2-3 कंपनियों के पते मिले हैं मुझे, उनका CIN DIN मिला है। उसके बारे में विस्तार से तो मैं नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका विश्लेषण हो रहा है, उसमें जो सूचनाएं आएंगी निकल के। मगर सभी का पता धनबाद जिला का कतरास या चिटाही नाम का, किसी का चिटाही नाम गांव में है, किसी का कतरास में है, किसी का आसपास में है। इतना ही मैं अभी आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो जो ईडी ने ECIR दायर किया है, उसमें वो जांच किया है, उसमें उसके लोगों ने BCCL का कुल 17 एरिया है या 16 एरिया है धनबाद जिले में, उसमें 1 से 5 तक, एरिया नंबर 1 से एरिया नंबर 5 तक का, ये जो 5 है वो बागमारा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और इन 5 में भले ही BCCL DO दे किसी को, हमको आपको कोई भी कोयला खरीदने जाए 50 टन 100 टन का डिलीवरी ऑर्डर काट देगा वो, मगर जब तक 1200 रुपया से 2000 रुपया प्रति टन वहां आप रंगदारी नहीं दीजिएगा, तब तक आप कोयला उठा नहीं सकते, व्यापारी हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो। तो बाबूलाल जी को इसकी जानकारी है कि नहीं है, तो बता दें कौन सा समूह है जो रंगदारी वसूलता है। मेरी सूचना अनुसार ईडी ने जांच किया है, और ईडी ने जांच में बहुत सारे लोगों का नाम दिया है, ये लोग इस तरह से वसूली यहाँ करते हैं। अब धनबाद लोकसभा के संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है कि ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि रोज 1200 रुपया प्रति टन एरिया 1 से 5 बागमारा विधानसभा क्षेत्र में, 1000 टन 1200 रुपया प्रति टन से 2000 रुपया प्रति टन के बीच में वसूली होती है। तो इससे जो काला धन उत्पन्न हो रहा है और इससे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, चुनाव आयोग उसको रोकने में सक्षम होगा क्या, रोकना चाहेगा, या इसके लिए उसको लिखित आवेदन देना पड़ेगा। मेरे इस विचार से बाबूलाल जी सहमत हैं कि नहीं, चाहे तो अखबार को भी बता दें। तो मैं चाहता हूं कि पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी जांच ईडी कर रहा है, पर अभी जो चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग और चुनाव पर वो प्रभाव डालने वाली है, तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये कुछ सवाल थे मैं उठाना चाह रहा था। अब इनके धनबाद से मेरा संबंध कैसे जुड़ गया? पहले अखबार जो निकालते थे अपने विश्वसनीय सूत्र से वो निकालते थे, मगर कृष्णा अग्रवाल हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, तो आज भी वो भाजपा कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को एक चिट्ठी लिखा कि भाई आपने जो उम्मीदवार दिया है धनबाद लोकसभा सीट के लिए वो सही उम्मीदवार नहीं, इसलिए ये अवगुण है। और पत्र भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर उम्मीदवार साहब ने फोन करके कृष्णा अग्रवाल की ऐसी तैसी किया, उसका ऑडियो वायरल हुआ। ये हुआ तब मैं धनबाद गया कृष्णा अग्रवाल को ढाढ़स बंधाने, उनको भयमुक्त करने। और जब मैं वहां गया 29 मार्च को, तो 30 मार्च को वहां के एक और संत पुरुष हैं प्रिंस खान, जो दुबई भागकर रह रहे हैं, वहीं से रंगदारी वसूलते हैं। तो उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मुझे और कृष्णा अग्रवाल दोनों को धमकी दिया।
दोनों ऑडियो का स्क्रिप्ट एक जैसा है, केवल बोलने वाले दो व्यक्ति हैं। अब बाबूलाल जी ने या किसी ने इसमें से किसी का भी विरोध नहीं किया। अब उनके उम्मीदवार का भाजपा के भरी मीटिंग में, जिसमें सारे लोग धनबाद के और रांची के मायने रखने वाले हैं संगठन में, तो उसमें उनके उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये विरोधी का आएगा उसका वध कर देंगे। शब्द का इस्तेमाल है। इसके बारे में भी तो बाबूलाल जी को कुछ बोलना चाहिए। क्या उन्होंने कोई वध ब्रिगेड बना लिया है क्या, कि जो उम्मीदवारों के खिलाफ जाएगा उसका वध कर दिया जाएगा? प्रिंस खान का आतंक पिछले साल 1.5 साल से चल रहा है। एक कृष्णा अग्रवाल ने आवाज उठाया, अनशन किया। मैं उनका अनशन तोड़वाने गया, कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। मेरे भरोसे उन्होंने वहीं से अपर मुख्य सचिव से फोन से वार्ता किया, जो गृह सचिव भी थे, और उनको कहा गया कि भाई झारखंड की सरकार भारत की सरकार को लिखेगी कि इस अपराधी को आप दुबई से प्रत्यार्पण करके भारत बुलाइए और उस पर मुकदमा चलाइए। तो उन्होंने अनशन तोड़ा। मैं इसको रिकॉर्ड में इस आश्वासन को लाना चाह रहा था, इसलिए मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया सरकार ने। मैं उसकी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कॉपी आपको मैं भिजवा दूंगा, सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास है अभी। ये मैंने 18/12/2023 को विधानसभा में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, वह विधानसभा के पटल पर बहस के लिए आया। 18/12/2023 को सरकार ने उसका 2 उत्तर दिया। पहले छोटा उत्तर दिया था, एक बार बड़ा उत्तर दिया, मगर दोनों में एक चीज कॉमन है कि उन्होंने लिखा है कि अपराधी हैदर अली उर्फ प्रिंस खान, उम्र 35 वर्ष, पेशर नासिर खान, पता कमर मखदूमी रोड, वासेपुर, थाना बैंक मोड़, जिला धनबाद को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यार्पण हेतु विभागीय पत्रांक 5576 दिनांक 9/10/2023 के द्वारा अंडर सेक्रेटरी लीगल इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन, 2nd फ्लोर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुरोध किया गया है। पत्र नंबर के साथ इन्होंने लिखा। उक्त के आलोक में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पत्रांक 2515/60/2023 LC दिनांक नवंबर 2023 द्वारा मोहम्मद हैदर अली उर्फ प्रिंस खान के भारत प्रत्यार्पण की कार्रवाई हेतु मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स CPV डिवीजन एक्स्ट्राडिक्शन सेक्शन को निर्देशित करते हुए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। तो मुझे विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने भी लिख दिया, होम और गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भी लिख दिया। तो अब विदेश विभाग ने दिसंबर से अभी तक के 3-4 महीने में क्या किया है, इसके बारे में भी तो पूछ के बाबूलाल जी को बताना चाहिए। अगर प्रिंस खान वहां का है तो या तो प्रिंस खान से उनके उम्मीदवार का गठबंधन है, जिसके कारण से वो नहीं चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, या जिस तरह से अब तक कोई भी
उनका नेता धनबाद में प्रिंस खान के बारे में नहीं बोला, तो अभी वो लोग चुप्पी साधे रहना चाहते हैं। और प्रिंस खान और उनके उम्मीदवार दोनों एक साथ जेल में थे, दोनों ही एक साथ जेल में थे, धनबाद जेल में थे। तो ये जो स्थिति बनी है वहां पर, इसमें बाबूलाल जी केवल इतना ही कह रहे हैं कि मैं जज नहीं हूं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं है, यही पर्याप्त नहीं है। और ये जो विषय है, ये विषय चुनाव का विषय धनबाद में तो बनेगा ही, इसका असर आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। पूरे धनबाद में भाजपा के उम्मीदवार के कारण दहशत है, उस दहशत को दूर करने के लिए भी चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए और वहाँ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पार्टियों के उम्मीदवार नहीं आए हैं, इसलिए चुनाव आयोग के उम्मीदवार के तौर पे कोई नहीं लिख सकता है। मगर मैं तो चुनाव आयोग से कल कहूँगा, हम लोगों की पार्टी है उसके लोग जाएं और चुनाव आयोग से बात करें कि आप धनबाद में मनी लॉन्ड्रिंग बंद कराइए, काला धन का उपयोग बंद कराइए, प्रिंस खान जैसे लोगों का प्रत्यार्पण करिए और जो विरोधियों का वध कर देने की चेतावनी देते हैं उन पर भी समुचित कार्रवाई करिए। इतनी चीजें हों। और मेरा जो अपना विचार बना है धनबाद घूमकर आने में, कि सभी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है या आरजेडी है और जेएमएम है, उसके कार्यकर्ता करीब करीब एक मत के हैं, एक राय के हैं। और वो राय यही है कि इस तरह के उम्मीदवार को जो दहशत फैलाने वाला है उसको चुनाव से बाहर करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टियां जो भी निर्णय लें, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी पार्टियों के, वो एक मत होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी या समर्थक, शुभचिंतक इन पार्टियों के उम्मीदवारों के हैं। इसलिए मैं तो यही अपील करूंगा धनबाद क्षेत्र के मतदाताओं से कि आने वाले चुनाव में जो 25 मई को हो रहा है, आप उसमें अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करिए। ऐसे मामले में पार्टी का अनुशासन मानना या अनुशासन की बात करना, ये जनभावना के खिलाफ होती है। पहला एक। दूसरा, कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है 400 पार कराने के लिए उनके पार्टी को लोकसभा में, तो 400 पार हो जाएगी उनकी पार्टी। उससे जो उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं वह उद्देश्य 399 पार से भी हो सकता है। इसलिए धनबाद, इसमें से एक सीट हटा दिया जाए या 399 + 1 कर दिया जाए, तभी प्रधानमंत्री के उद्देश्य को पूरा करने में कहीं कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए इस हिसाब से भी जो प्रधानमंत्री को पसंद करने वाले हैं, उनके फैन हैं, उनको भी देखना चाहिए कि भाजपा ने वहां जो उम्मीदवार दिया है, उनके प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, उनके जो कथन हैं, उसके ठीक विपरीत है। इसलिए कहना चाहिए सबों को कि 399 पार कराइए, हमारा जो उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, हम प्रयास करेंगे कि वो आपके जो उद्देश्य हैं उसके साथ रहे। इसलिए कोई दल धनबाद के चुनाव में मतलब नहीं रखेगा। जनता एक हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक विचित्र निर्णय वहाँ की जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं संभलेगी और उसके कारण से और लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा को नुकसान होगा। तो इसके लिए जिम्मेदार भाजपा के वे नेता हैं जो इस तरह का उम्मीदवार चयन करते हैं। चुनाव आप लड़ेंगे क्या? देखिए, चुनाव लड़ने के बारे में मुझे धनबाद में भी लोगों ने कहा, पार्टी के लोग हमारे हैं, इन्होंने भी कहा। कल पार्टी के जिला के पदाधिकारियों की बैठक हुई, वो भी कहते हैं मैं चुनाव लड़ूं।
मगर मैंने उनसे यही कहा है कि एक तो हम लोग चुनाव लड़ने जाएंगे, वहाँ तो 1.5 महीना समय लगेगा, गर्मी का समय है, इसलिए पहले आप यहाँ की व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में गर्मी में जो समस्याएं आती हैं उनका निदान करने के लिए कौन सी टीम काम करेगी। आज मैंने जेएनएससी से भी इस बारे में बात किया है। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनतंत्र मोर्चा और जमशेदपुर जिला के हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी तैयार हैं। वो चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, मगर उन्होंने इसका अंतिम फैसला मुझ पर ही छोड़ा है। और मैं चुनाव लड़ूंगा तो वहां सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन से ही चुनाव लड़ूंगा। पार्टियों देखिए, तय तो तभी होता है जब आदमी नॉमिनेशन कर देता है। पहले से घोषणा करते रहने पर काफी आंधी पानी ओला पत्थर आ रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है। मैंने बताया जो सही बात पे बता रहा हूँ, कोई मैं इसको तोड़ मरोड़ के नहीं बता रहा हूँ कि मुझे भी लड़ने में कोई एतराज नहीं है, पार्टी साथियों को भी लड़ने में कोई एतराज नहीं है, मगर मुझसे भी कोई बेहतर उम्मीदवार आ जाता है जो वहाँ की जनता को इस तरह की परिस्थिति से, भय से, आतंक से मुक्त कर सकता है। आज तो कोई बोलता ही नहीं है, किसी पार्टी का कोई नेता वहाँ इसके आतंक के बारे में बोलता ही नहीं है, चाहे प्रिंस खान का आतंक हो या भाजपा के उम्मीदवार का आतंक हो, दबी जुबान से सब बोलते हैं। मैं तो चाहता हूं कि कोई अच्छा उम्मीदवार आके खड़ा हो, हम सभी को खुशी होगी उसका समर्थन करने में, और नहीं कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए नहीं तैयार होगा तो हम लोग उसका खतरा मोल ले सकते हैं। तो आपने जिस तरह से भी कहा कि कोई ऐसा उम्मीदवार जो 399+1 होता है, वो कांग्रेस का तो हो नहीं सकता है। +1 करने के लिए तो ये कांग्रेस के साथ एक समस्या है। मैंने आलमगीर आलम से भी बात किया और राजेश ठाकुर जी से भी बात किया मैंने फोन करके, और मैंने उनसे यही कहा कि भाई हमको धनबाद की चिंता है, इस पार्टी का होगा, आपकी पार्टी का होगा कि मैं होऊंगा, यही तो हो सकता है। और ये सीट मिल गई है महागठबंधन में कांग्रेस को, और ये सीट पहली बार नहीं मिली है, कई चुनाव से उनको मिलते रही और लड़ते रहे, मगर नतीजा उसका सिफर है, कुछ हो नहीं पाता है। तो इस बार भी आप ऐसा मत करिए कि गठबंधन से सीट ले लीजिए और नतीजा वही आए जो पहले आते रहा है, इसलिए आपको विचार करना चाहिए। सीएलपी लीडर के 3 बयान, सीएलपी लीडर का बयान है आलमगीर साहब का कि पार्टी के राष्ट्रीय नेता बात करेंगे सही रहेगा। राजेश ठाकुर का बयान है कि उनको कुछ पता नहीं है, और मधु तिर्की का बयान है कि सरयू राय जी बाहरी है, हम लोग बाहरी का जो ट्रेंड है अपना बाहरी बिजली कर सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान है कि अगर कांग्रेस सरयू राय जी का समर्थन करती है तो हम भी उम्मीदवार नहीं देते। ये धनबाद की स्थिति के बारे में मैंने सभी दलों के नेताओं को बताया है, और हम लोग लड़ेंगे तो कोई कांग्रेस के समर्थन का मोहताज होकर नहीं लड़ेंगे हम लोग। तो मुझे भरोसा है कि जिस तरह से भाजपा के अधिकांश कार्यकर्ता हम लोग का साथ देंगे, वैसे कांग्रेस के भी अधिकांश कार्यकर्ता और समर्थक धनबाद के हित में साथ देंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपको नैतिक समर्थन दिया था, कांग्रेस ने आपके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिया था जी। क्या स्थिति ऐसी लग रही है आपको कि धनबाद में भी इस तरह की कुछ बात हो सकती है? उन्होंने बताया ना कि हम लोग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इन्होंने हम पर छोड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि हमसे भी कोई बढ़िया उम्मीदवार यहाँ आ जाए, मैं इसकी तलाश में हूँ। महागठबंधन के इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवार घोषणा। नहीं देखिए भाई, चुनाव में उम्मीदवार तो आदमी तभी ना होगा जब नॉमिनेशन पेपर खरीद के नॉमिनेशन भर दिया। 50 साल से आप राजनीति में हैं, बिहार झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं, तो बेहतर उम्मीदवार कहाँ से है? तलाश है, लोग भी तो तलाश है, मैं भी तलाश रहा हूँ, लोग भी तलाश है, नहीं तो हम लोग तो हैं ही बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए। आखिरी विकल्प हाँ, हम लोग हैं ही। रविंदर पांडे अब मतलब तो आप लोग निकालिएगा ना, विद्वान पत्रकार हैं, विश्लेषण करिएगा, अर्थ निकालिएगा। यहाँ एक वैचारिक स्तर पर देखा जाए अब देखिए, एक बयान भाजपा के बड़े नेता का, शायद इनके विधायक दल के नेता, उनका आ रहा था
मैंने कहा था, उसी को शायद दोहरा रहे होंगे कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा का इंतजाम हो जाए तो लड़ेंगे। तो पैसा नहीं है तो पैसा तो लोग कोई मरे हुए घोड़े पर, दबे हुए घोड़े पर थोड़ी लगाता है। तो इसका मतलब है कि पैसा नहीं होने का भी ये लोग व्यंग्य और आलोचना कर रहे हैं। तो दम्भ हो गया है भाजपा के नेताओं में, और नेताओं का दम्भ पार्टी के कार्यकर्ता ही तोड़ते हैं। हम लोग धनबाद में यही माहौल बनाना चाहते हैं कि जो अहंकार हो गया है, दम्भ हो गया है भाजपा के नेताओं में, कोई बद कर दे रहा है, कोई जज नहीं होने की बात कर रहा है, कोई पैसा नहीं होने की बात कर रहा है, तो कहाँ पैसा था उस समय भी हम लोग के पास? नहीं था पैसा। तो धनबाद के लोग विचार करें, देखें, और पार्टी लाइन से हटकर विचार करें, अंतरात्मा की आवाज पर विचार करें कि धनबाद में क्या होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि, और वहाँ ये कोशिश हो रही है कि पिछड़े वर्ग के ओबीसी के वैश्य समुदाय को मिल गया है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। यही बात खुलकर आ रही है। भाजपा का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने तो खुलकर कहा हम लोगों के बारे में। तो मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पहले से ओबीसी समुदाय के 2 राज्यसभा सदस्य हैं। जब उनका चयन हुआ, किसी ने उनका विरोध तो नहीं किया कि साहब आपका चयन हो गया, आप ओबीसी हैं। मेरे पास भी दोनों उम्मीदवार समय समय आए थे कि आपका समर्थन चाहिए, अगर चुनाव की नौबत आती है वोट देने की, तो मैंने कहा आपको वोट दूंगा। वहां कोई ओबीसी की बात तो नहीं आई। लोकसभा के लिए 3 लोग हैं। एक तो धनबाद के प्रत्याशी हैं, हजारीबाग के मनीष जायसवाल हैं, रांची से संजय सेठ हैं। तो कहां बाकी के लिए कोई विरोध कर रहा है? तो एक व्यक्ति का विरोध करना मतलब ओबीसी का विरोध मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब कि धनबाद में कैसा विषाक्त वातावरण बनाने की चेष्टा हो रही है। और ये जो इनके आला नेता हैं यहाँ के, सबके सामने हो रही है। तो एक तरफ ऐसी स्थिति बनाई जा रही है, हम लोग उसके समानांतर, उसके विकल्प में अलग स्थिति बनाना चाहते हैं कि धनबाद को बचाने के लिए सभी दलों के कार्यकर्ता अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उठकर खड़ा हों, वोट दें। खुलेआम नहीं आ सकते हैं तो चुपचाप आए, मगर वोट इस तरह से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर दें। सर, जैसे वहाँ पे जिस तरह से धमकी मिला आपको और अग्रवाल जी को, तो ऐसे में वहाँ जो चुनाव अगर लड़ते हैं तो खतरा तो काफी होगा। तो फिर चुनाव से क्या सेफ्टी अपना ले रहे हैं क्या? जो हमारे कृष्णा अग्रवाल हैं, उनको तो जिला प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा दे दिया है। घर पर 1-4 की पुलिस पोस्ट कर दिया है, 2 बॉडीगार्ड दे दिया है। और हमको तो जो पहले से विधायक के नाते 4 बॉडीगार्ड मिले ही हुए हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई चिंता करनी चाहिए। काम प्रशासन का है, उनके पास क्या सूचना आती है। कोई आदमी एक दिन पार्टी बदलता है और 24 घंटे के भीतर उसको किसी खास श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है। तो अगर ये होगा तो ये काम तो दल बदलने वाला हम लोग नहीं करने वाला है। हम लोगों का तो अपने साथियों का दल है, वो दल रहेगा। इसलिए सुरक्षा की चिंता करना प्रशासन का काम है। हमारे 4 बॉडीगार्ड हैं, चाहे तो और 2 इसमें से हटा दे सकते हैं, वो कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि ये वो करेंगे। धनबाद में आप जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस, जेएमएम या अदर पार्टियां अगर आपको सपोर्ट दे दें तो आप लड़े, तो उसमें एक वैचारिक अंतर भी पैदा होता है। नहीं, मैं सभी अगर आप जीतते हैं तो इंडिया की ओर रहेंगे या एनडीए की ओर रहेंगे? नहीं, मैं तो जीतता हूँ तो मैंने तो कह देना है कि एनडीए को क्या चिंता है करना। ये जो काम 400 पार में करा सकते हो, 399 पार में भी करा सकते हैं। और जब 399 पार एनडीए हो जाएगा तो इंडिया कुछ भी करे, मेरे रहने देने कोई महत्व नहीं लगता है। जिस तरह से मैं 4.5 साल से झारखंड की विधानसभा में हूँ, जो सही लगता है उस बात पर हम लोग रहते हैं, जो सही नहीं होता उसका हम विरोध करते हैं। इसलिए मेरी भूमिका
अगर मैं जीत कर जाता हूं तो वैसे ही रहेगी, या जनता से मैं यही वादा करूंगा अगर मैं चुनाव में खड़ा हो जाता हूं, अगर खड़ा होकर नॉमिनेशन फाइल कर दें और विथड्रॉ न करें, उसके बाद से ही उम्मीदवार होता है। अभी तो कुछ भी बात करना लंबी चौड़ी बात कहना हो जाता है। कांग्रेस यदि खड़ा करेगा प्रत्याशी तो क्या आप लड़ेंगे? मैंने तो कहा भी कांग्रेस भाजपा सबके कार्यकर्ताओं को मैं चाहूंगा कि एक साथ ही आए। कांग्रेस खड़ा करे तो ये शर्त तो नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो हम कांग्रेस खड़ा न करे, उसी शर्त पर हम लड़ेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, खड़ा जिसको चाहे कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। जजमेंट का जो जिक्र आपने किया सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का, उस पर क्या चुनाव में शिकायत करने जा रहे हैं आप लोग? एक शिकायत कतरास के विजय झा ने 2020 में ही विधानसभा अध्यक्ष को किया, मगर विधानसभा अध्यक्ष ने आज तक इस पर कोई फैसला नहीं किया। चुनाव में लड़ने नहीं लड़ने का फैसला तो चुनाव आयोग का होगा, तो शिकायत तो नहीं करना ठीक रहेगा मुझे। हाँ, मगर अगर कोई कानूनी पहलू को अगर विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखता है तो निर्णय उनको भी तो लेना चाहिए। 5 साल से तो बाबूलाल जी की सदस्यता का मामला निकल गया। हाँ, निकल गया, उसी तरह से लटका चुनाव आयोग के पास ये मामला जाएगा, रखा जाएगा, हम लोग रखेंगे। आप रखेंगे उसको? चुनाव आयोग के सामने रखने के पहले हम एक बार और जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे भी विचार कर लें कि भाई ये जजमेंट को आप पूरी तरह से, हम तो इसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, बता दीजिए, फिर हम लोग रखेंगे। और वही नहीं, धनबाद का जो रिटर्निंग अफसर होगा उसके पास भी बात रखी जाएगी कि भाजपा के उम्मीदवार है। और जो शिकायत आपको मिली थी उस पर तो आपने पुलिस को उसको भेजा, चुनाव आयोग को भेजा गया कि नहीं? चुनाव आयोग को नहीं भेजा हमने, मुझे लगा ये कानून व्यवस्था का मामला है। इस तरह से प्रत्याशी की तरफ का था या उनके पक्ष में करने के लिए देने का मामला तो ये विजिल ऐप में डाल सकते हैं। हाँ, असल में अभी चुनाव आयोग ये विजिल तो चालू हो गया है, ये विजिल चालू हो गया हाँ, तो देखते हैं, लोग रखेंगे इसको। हम लोग को ये लिख सकते हैं कि अगर परिस्थिति में मुझे चुनाव लड़ना हुआ और मैं जीता तो मेरी भूमिका संसद में वही होगी जो यहाँ विधानसभा में निरपेक्ष भूमिका रहेगी, किसी पार्टी विशेष पर नहीं, जनता की प्रतिनिधि के रूप में मेरी जिम्मेवारी रहेगी। जरूर। बैठ लीजिए।